लीबिया ने सहारा डेजर्ट के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी रिवर बनाई, तो बनाई कैसे? जहां पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती थी, वहां लाखों क्यूबिक मीटर ताजा पानी कैसे लाया गया? इस प्रोजेक्ट को 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड का नाम भी दिया गया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो आज इसके बारे में कोई बातचीत भी करना नहीं चाहता? दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि नेचर ने पूरी दुनिया को बेपनाह रिसोर्सेज से नवाजा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये रिसोर्सेज एक समान डिस्ट्रीब्यूटर नहीं किए गए। पानी की बात की जाए तो बेशक दुनिया का 75% हिस्सा पानी है, लेकिन ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें से जो पानी इस्तेमाल के काबिल है, यानी फ्रेश वाटर, वो सिर्फ और सिर्फ 3% है। इस 3% में से भी 2.5% ग्लेशियर्स, एटमॉस्फेयर और जमीन के अंदर है। यानी हमारे इस्तेमाल के काबिल जो पानी पीछे बचता है, वह है सिर्फ और सिर्फ 0.5%। और ये 0.5% पानी भी दुनिया में एक समान डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कुछ कंट्रीज तो ऐसी है जिनके पास पीने तक के लिए पानी नहीं बचा। अब इस मसले के भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। समंदर के पानी में से सॉल्ट्स निकालकर उसको पीने के काबिल बनाया जाता है। दुबई में क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश करके पानी जमा किया जाता है। और साउथ अफ्रीका के हालात तो इतने खराब हो गए थे कि उन्होंने ऑल द वे अंटार्कटिका से आइसबर्ग टॉक करके केप टाउन का प्लान भी बनाया था। आज हम एक ऐसे सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिस पर यकीन लाना बहुत ही मुश्किल है। करीब 50 साल पहले मुअम्मर गद्दाफी ने लीबिया जैसी शुष्क कंट्री में दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड रिवर बनाने का न सिर्फ ऐलान किया, बल्कि इसे हकीकत में पूरा करके भी दिखाया। लीबिया, जिसको सैटेलाइट मैप में भी देखा जाए तो कहीं हरियाली का एक डॉट भी नजर नहीं आता, जहां बारिश इतनी नायाब है कि लोग कई कई सालों तक बारिश नहीं देख पाते। इस सिचुएशन में लीबिया ने ये सब कैसे मुमकिन कर दिखाया? लीबिया का 99% एरिया रेगिस्तान से भरा हुआ है। यहाँ पड़ने वाली गर्मी का अंदाजा आप लगा ही चुके होंगे। ये गर्मी इतनी शदीद होती है कि ओपन एयर में पड़ा पानी भी फौरन एवेपोरेट हो जाता है और लगे हाथ लीबिया के कई हिस्सों में 10-10 सालों तक बारिश का नामो निशान भी नहीं होता। क्रूड ऑयल के हिसाब से लीबिया के पास यूनाइटेड स्टेट से भी ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है, लेकिन फ्रेश वाटर के मामले में यहाँ एक भी नेचुरल रिवर नहीं है। 1950 में जब लीबिया में ऑयल ढूंढा जा रहा था, तो यहाँ ऑयल के साथ साथ एक बहुत ही नायाब खजाना भी मिला। जी हाँ, और ये खजाना था पानी का। सहारा, जहाँ लोग पानी के लिए तरसते हैं, उसके नीचे 1.5 लाख क्यूबिक किलोमीटर फ्रेश वाटर, जो किसी खजाने से कम नहीं था। ये एक तरह का फॉसिल वाटर होता है जिसको नूबियन सैंडस्टोन एक्वीफर कहा जाता है। अंदाजा लगाया जाए तो सहारा के नीचे से मिलने वाला पानी इतना ज्यादा है कि हमारी पूरी दुनिया उसको 40 सालों तक इस्तेमाल करे, फिर भी वह खत्म नहीं होगा। और सोने पर सुहागा नूबियन वाटर सहारा के ईस्ट में पाया जाता है, खास तौर पर जहां आज लीबिया मौजूद है। उस वक्त के लीबियन डिक्टेटर मुअम्मर गद्दाफी ये अपॉर्चुनिटी किसी भी सूरत में मिस नहीं करना चाहते थे। उनका आइडिया था कि किसी भी तरह से अगर ये पानी निकाल कर इसको लीबिया की तमाम सिटी तक पहुंचा दिया जाए, तो ये लीबिया और सहारा की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। ये प्लेन बनाना जितना आसान था उतना ही कॉम्प्लिकेटेड उसको अंजाम तक पहुंचाना था, क्योंकि इनिशियल रिसर्च से मालूम पड़ा कि नूबियन वाटर लीबिया के साउथ में पाया जाता है और यहाँ की मेजर सिटीज लीबिया के नॉर्थ यानी मेडिटेरेनियन कोस्ट पर पाई जाती है। ये फासला हरगिज कम नहीं था। खास तौर पर एक आर्टिफिशियल रिवर बनाने के लिए एस्टिमेट लगवाया गया तो मालूम पड़ा कि हर सिटी तक पानी पहुंचाने के लिए इनको 2820 किलोमीटर लंबी रिवर खोदनी पड़ेगी। ये फासला इतना ही है जितना दिल्ली से मुंबई के 2 चक्कर लगाए जाए। मुअम्मर गद्दाफी को जब ये एस्टिमेट्स बताए गए तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक और मसला आ खड़ा हुआ। सहारा की कड़कती गर्मी में जहां पानी फौरन एवेपोरेट हो जाता है, वहां इतनी लंबी ओपन एयर रिवर का मतलब था कि शहरों तक पहुंचने से पहले ही आधे से ज्यादा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। अब इस मसले से निपटने का मतलब था कि 2820 किलोमीटर लंबी रिवर को अंडरग्राउंड करना होगा। इस काम के लिए बड़े बड़े पाइप्स की जरूरत थी। एक एक पाइप 13 फीट बड़े, उसका वजन 80 टन और ऐसे 5 लाख पाइप्स बनाए जाएंगे, तब जाकर 2820 किलोमीटर लंबी रिवर बन पाएगी। इतने ज्यादा पाइप्स बनाने के लिए लीबिया में ही कई फैक्ट्रीज बनाई गई, जिनमें ये खास पाइप तैयार किए जाने लगे। ये कंक्रीट और स्टील से बने पाइप थे। एक एक पाइप में 8 किलोमीटर स्टील वायर इस्तेमाल किए गए।
यानी अगर सारे पाइप्स में यूज होने वाली स्टील वायर को सीधा बिछा दिया जाए तो वह पृथ्वी के बीच 100 बार चक्कर लगा सकती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1980 की, जब मास लेवल पे पाइप्स बनने का काम स्टार्ट हो चुका था। ये पाइप्स बड़े बड़े ट्रक्स में लोड करके कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाए जाने थे। लेकिन मसला ये था कि उस वक्त लीबिया में कोई रोड नेटवर्क भी नहीं था, लिहाजा साउथ कोरियन कंपनी को बुलवाया गया और फेज 1 में 3200 किलोमीटर लंबी रोड बनवाई गई। उसके बाद खुदाई का काम शुरू किया गया, क्योंकि पाइप को जमीन के 20 फीट अंदर तक जाना था। इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 3 अरब क्यूबिक फीट रेत और पत्थर खोदे गए थे। यहाँ तक जितना भी काम हुआ था वो इस मेगा प्रोजेक्ट का फेज 1 था, जिसमें 5 अरब डॉलर खर्च किए गए। उसके बाद 1989 में फेज 2 पर काम शुरू किया गया। इसमें सबसे पहले पानी के पाइप को त्रिपोली तक बिछाना था, जो कि लीबिया का कैपिटल और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है। इस काम के लिए जबल हसोना में 2 जगहों पर वेल्स खोदी गई और करीब 200 मीटर की गहराई से पानी पंप किया गया। यहाँ से पाइल्स को ऑल द वे त्रिपोली तक बिछाया गया, जो कि 700 किलोमीटर लंबी लाइन थी। स्टेज 3 में कुफरा के मुकाम पर वेल्स खोदी गई और वहां से पाइप्स बिछाकर बेनगाजी तक लाए गए, जो लीबिया के दूसरे नंबर पर बड़ी सिटी है। ये फासला 1000 किलोमीटर लंबा था। उसके बाद अगली स्टेज में इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा जाना था। लीबिया के ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट में 5 बड़े बड़े रिजर्वायर्स भी बनाए गए थे। ये रिजर्वायर्स एक्सेस पानी को स्टोर करने का काम करते थे। रिजर्वायर्स का डायामीटर 1 किलोमीटर रखा गया है, जो आज भी कायम है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक लीबिया का ये प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड रिवर के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम भी है। इस प्रोजेक्ट के जरिए जमीन से निकलने वाला पानी न सिर्फ लीबिया के 6.7 मिलियन लोगों के पीने में इस्तेमाल होता है, बल्कि इसका 70% हिस्सा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है। इसी प्रोजेक्ट की वजह से लीबिया के नॉर्थ और वेस्ट में ग्रीन लैंड्स में इजाफा किया गया था। अब जाहिर है इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनने में खर्चा भी ठीक ठाक हुआ होगा। मुख्तलिफ डेटा के हिसाब से इस प्रोजेक्ट में 25 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का खर्चा हुआ। और सबसे हैरत की बात यह है कि लीबिया ने पहले 3 फेसिस को वक्त पर कंप्लीट किया, वह भी बगैर किसी और मुल्क की फाइनेंशियल सपोर्ट के। अलबत्ता यूनेस्को की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इंजीनियर और वर्कर्स को ट्रेनिंग जरूर दी थी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि न्यूबियन सैंडस्टोन एक्वेफर का पानी अगले कम से कम 100 सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बरक लीबिया अगर डिसैलिनेशन करके फ्रेश वाटर बनाता तो उसमें 10 गुना ज्यादा कॉस्ट लगती। लीबिया की मैन मेड रिवर के चर्चे पूरी दुनिया में छा चुके हैं। हर न्यूज एजेंसी सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पर खबरें दे रही थी, लेकिन बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। 22 जुलाई 2011 को लीबिया में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। मुअम्मर गद्दाफी को मार दिया गया और नेटो की एक एयर स्ट्राइक में फेज 4 और 5 के लिए बनाए जाने वाले पाइप की फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया और इस पॉइंट पर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया। 2014 से 2020 तक होने वाली सेकंड सिविल वॉर के दौरान पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नजरअंदाज कर दिया गया। पाइप के मेंटेनेंस और रिपेयर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से कई बार पानी की सप्लाई डिस्टर्ब रही। 10 अप्रैल 2020 को लीबियन कैपिटल ट्रिपोली तक पानी पहुंचाने वाले स्टेशन पर चंद मिलिटेंट्स ने कब्जा करके उसको बंद कर दिया और आज लीबिया में कंडीशन ये है कि ऑलरेडी जो फीसिस कंप्लीट है उनको भी सही से मेंटेन नहीं किया जा रहा। ना ही त्रिपोली में पानी बचा है और ना ही बेंगाजी में। और बात की जाए रिजर्वायर्स की तो अब काफी हद तक खाली हो चुके हैं। जहां एक दौर में पानी खुशहाली लेकर आया था, वहीं लीबिया आज एक बार फिर से बदतरीन वाटर शॉर्टेज का सामना करने पर मजबूर है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।